नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे तहखाने की है जिसके बारे में जानकर आपकी पूरी रूह कांप जाएगी। दो लड़के जो उस तहखाने को खोलने का सोचते हैं। इस कहानी को अगर आप 2 मिनट भी सुन लेते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो जल्दी से ही आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पिछले भाग में हमने जाना मानस और नीरज दोनों दूसरी चाबी लेने चाबी वाले के घर पहुंच गए। वहां दृश्य देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चाबी वाले की मृत्यु हो चुकी थी। किसी ने उसका गला घोंटकर मार दिया था। उनके उम्मीद की किरण धूमिल हो रही थी कि अब दूसरे चाबी वाली को खोजना होगा। पता नहीं उनके दिल में किस कोने में एक विचार बार बार जन्म ले रहा था कि कहीं उस कमरे का संबंध इस ताले वाले की मृत्यु से तो नहीं। तभी चाबी वाले की छोटी सी बिटिया दौड़ती आई और एक चाबी उसने उनके हाथ में पकड़ा दिया। कहा, मेरे बापू ने इसे दिन में ही बना दिया था। चाबी हाथ में लिए वहां से सीधे हवेली की तरफ चल दिए। अभी ताला खुलने ही वाला था कि नीरज ने घर से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है, उसे तुरंत पहुंचाना होगा। नीरज फोन सुनते ही बिजली की रफ्तार से भागा और मानस धागा से ताले में चाबी लगाया। देख विचार करता, छोड़ दूं अकेले अंदर जाना ठीक नहीं, फिर भी कुछ निर्णय कर पाता। चरचर की आवाज करता दरवाजा खुल गया। अब जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डरते डरते मानस अंदर गया। कमरा शायद सदियों से नहीं खुला था। गुप अंधेरा, सिलन की बदबू, मकड़ियां के जाले, चमगादड़ का भागदौड़, अजीब सा आवाज वातावरण की रहस्यमय बना रहे थे। लेकिन उस कमरे को देख कर ये अंदाज लगाया जा सकता था कि कमरा पहले काफी सुसज्जित था। वहां सोफा को धूल से बचाने के लिए कपड़े डाले हुए थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर मानस ने देखा कि एक जमीन पर कुछ तंत्र क्रियाएं की गई थीं। कमरा रहस्यमय होने के बावजूद भी कुछ अजीब नहीं लगा। तब मानस वहां से लौटने लगा। तभी कमरे से आवाज आई, मानस मानस। मानस ने सर पीछे की तरफ घुमाया। ये आवाज तो ड्रेसिंग टेबल की तरफ से आ रही है। वहां बढ़ा। उसने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से कपड़ा हटाया। एक विभत्स पुरुष आकृति उसके आईने में दिखाई पड़ी। आवाज यहीं से आ रही थी। मानस का शरीर डर से पीला पड़ गया। होठ सूख रहे थे, जैसे अब उनसे खून टपक पड़ेगा। पैर और शरीर से सांसजन्य नहीं बैठ रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी आईने से आवाज आई, डरो नहीं मानस, मैं तुम्हारा कोई आहत नहीं करना चाहता। तुम ही मेरे मुक्तिदाता हो। तुमने मेरी मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाया है। अर्थात इस द्वार को खोलकर। मानस लड़खड़ाती आवाज में, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जब से मैं यहां आया हूं तुमने मेरा जीना दुर्भर कर दिया है। मानस शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, मैं खुद ही पीड़ित हूं। मैं तुम्हें क्या क्षति पहुंचाऊंगा? आईने में कैद उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझसे
क्या चाहते हो और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मानस ने थोड़ी हिम्मत आई, जो थोड़ी पहले देर तक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने खुद को शांत किया। पहले तुम मेरी कहानी सुन लो, फिर निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए या नहीं? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो भी मैं आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मानस ने हामी भरी। आईने वाले पुरुष ने कहा, यहाँ आईने के पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। मानस के पास अब विरोध करने की कोई कारण नहीं था। वह आईने के पास पहुंचा और आईने ने उसे अंदर खींच लिया। मानस अब 100 साल पीछे गया। हवेली के सामने एक बहुत सुंदर सजीला नौजवान दिखाई पड़ा। मानस ने कहा, अरे यह तो यही हवेली है, कितना खूबसूरत है। और वो नवयुवक क्या तुम हो? कितना सुंदर और स्मार्ट थे। हाँ मानस, ये मैं ही हूँ। मेरा नाम विवेक है। मेरे पिता बहुत बड़े जमींदार थे। हमारी बहुत खास थी। नौकर चाकर आगे पीछे घूमा करते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बदकिस्मती से मेरी माता बाल्यावस्था में ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। पिता ने मेरी खातिर दूसरी विवाह नहीं किया। उन्हें डर था कि कोई दूसरी स्त्री उन्हें पति का प्यार दे सकती है। लेकिन मेरे पुत्र को सगी मां नहीं, इसलिए उन्होंने अकेले ही मेरे सहारे अपनी जिंदगी बिताने का निश्चय किया। उनकी पूरी दुनिया मेरे ही आसपास घूमती थी। मेरे मुंह खोलने पर हर चीज मेरे सामने होती थी। देश में स्वतंत्रता की मांग जोरों पर थी। हर युवा अपने देश के खातिर मर मिटने को तैयार था। लेकिन मेरा युवा मन तो रंगीनियों में खोया था। मैं युवा अवस्था की उस दहलीज पर था जहां वासना, सौंदर्य हावी होता है। मैंने अभाव नहीं देखा था। मैंने अंग्रेजों के जुल्म आम आदियों पर जैसे होता था नहीं देखा था। तो मुझे देश प्रेम का भावना कहाँ जागृत होती। मेरे लिए पिताजी ने विंटेज खरीदी थी। यह उस दौर में यह एकदम नई थी। विंटेज कारों का उत्पादन 1919 से 1930 के समय में हुआ था। कुछ 4-5 कंपनियों ने विंटेज कार बनाई थी। पिता ने फोर्ड कार मुझे कॉलेज आने जाने की दी थी। मैं पूरे शान से कॉलेज में कार से उतरता। मेरे जलवे देख लोग जलते थे। एक दिन जब मैं फुल स्पीड में अपनी कार से कॉलेज लौट रहा था, अचानक एक युवती टकराती बची। कार उसे छूकर आगे निकली, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर गई। पैर में थोड़ी चोट आई। मैंने कार पीछे मोड़ी और उसके पास आया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे एकटक निहारता रह गया। वह लगातार मुझे गालियां दिए जा रही थी, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी कजरारी मोटी मोटी आंखें और आंसू गिर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं क्या हुआ था। मैं तो उसमें खोया था। अचानक जब एक झटकेदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ा, तब मैं जैसे नींद से जागा। गुस्से में उसने मुझसे 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए और बड़बड़ाती किसी तरह लंगड़ाती एक ओर चल दी। अब मैं पूरे होश में था। मैं दौड़ते हुए उसके पीछे गया और उससे क्षमा याचना की और अपने साथ कार में उसे छोड़ने की विनती की।
वह मान गई क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। मैंने खुशी खुशी उसे घर छोड़ा। अब तो रोजाना का नियम हो गया था। मालिनी का हाल पूछने के बहाने मिलने का मैं और मालिनी अच्छे दोस्त बन गए। मालिनी का इस दुनिया में एक चचेरे भाई के अलावा कोई नहीं था। धीरे धीरे दोस्ती को प्यार में बदलते समय नहीं लगा। अब मेरा मालिनी के बिना रहना मुश्किल हो गया था। मैंने पिता से बात की, लेकिन पहले वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। फिर बाद में मेरी जिद के आगे झुक गए। मालिनी मेरे दिल की मल्लिका दुल्हन बनकर हवेली आ गई। धीरे धीरे घर की चाबी, नौकरों पर सारा अंकुश मालिनी के हाथ आ गई। मेरा मधुमास अभी तक खत्म नहीं हुआ था कि अब जिम्मेदारियों का कार्य पिताजी ने मुझे सौंप दिया। उसी के सिलसिले में मुझे एक दिन बाहर रहना होता, तो कभी अंग्रेजों को लगान का हिसाब देने जाना होता था। शादी अभी महीने बीते होंगे। मालिनी का चचेरा भाई हमारे घर रहने आ गया। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? क्या उसके बीवी या उसके भाई ने कुछ किया? पूरा कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।